नमस्ते दर्शकों, आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। वृद्धा पेंशन का पैसा कब आ रहा है, सहारा इंडिया का रिफंड और पीएम किसान की 20वीं किस्त पर क्या है अपडेट, आवास योजना की नई लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, साथ ही आधार, पैन और वोटर कार्ड के नए नियमों की पूरी जानकारी। बस 10 मिनट में पाएं यूपी की हर जरूरी खबर। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। पीएम मोदी 18 जुलाई को बिहार दौरे पर जा रहे हैं, जहां से ये किस्त जारी होने की उम्मीद है। ध्यान दें कि ई-केवाईसी और मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर आपको अगली किस्त नहीं मिलेगी। यूपी में वृद्धा पेंशन लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। 15 जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही की पेंशन 3,067.50 लाख से अधिक बुजुर्गों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस बार 6.50 लाख नए लाभार्थी जोड़े गए हैं, जबकि लगभग 1.50 लाख अपात्र नाम हटाए गए हैं। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 28 जनवरी 2025 तक 11 लाख से ज्यादा जमाकर्ताओं को 2025 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड दिया जा चुका है। अब CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से निवेशक 5 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को उनका फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश के 12वीं पास मेधावी छात्रों के लिए खुशखबरी है। जिन छात्रों ने 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे केंद्र सरकार की PMUSP प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं। यह योजना उच्च शिक्षा के लिए 12,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति वर्ष तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र बिना किसी बाधा के पढ़ाई जारी रख सकें। 8वां वित्त आयोग जनवरी 2026 से प्रभावी होना था, लेकिन इसमें देरी हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार इसे 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू किया जा सकता है। इस आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी 30 से 40% तक बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश जल्द ही क्रिकेट का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। लखनऊ, कानपुर और नोएडा के बाद अब वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त गाजियाबाद में भी एक नया स्टेडियम प्रस्तावित है। इन प्रयासों से यूपी महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाला राज्य बन जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार ने राज्य के 11 पुराने किलों और भवनों को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। PPP पहल के तहत इन स्थलों को पर्यटन केंद्रों में बदलकर ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज में बेरोजगार युवाओं के लिए 14 जुलाई को एक बड़ा रोजगार मेला लग रहा है। ये मेला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैनी में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इसमें 14 निजी कंपनियां 1000 से अधिक पदों पर भर्तियां करेंगी। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, ITI और डिप्लोमा धारक भाग ले सकते हैं। 12 जून के एयर इंडिया विमान हादसे में इकलौते जीवित बचे विश्वास कुमार रमेश अभी भी गहरे सदमे में हैं। इस दर्दनाक हादसे में उन्होंने अपने भाई को खो दिया था। उनके चचेरे भाई ने बताया कि वो किसी से बात नहीं करते और इस भयानक अनुभव से उबरने के लिए मनोचिकित्सक की मदद ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों को अब खाद की कमी नहीं होगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे हर केंद्र पर यूरिया और DAP उपलब्ध कराएं। उन्होंने ये भी कहा कि खाद की जमाखोरी रोकी जाए और किसानों को रसीद जरूर दी जाए, ताकि सब कुछ पारदर्शी रहे। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 14 अगस्त से मतदाता बनाने का अभियान शुरू होगा। बूथ लेवल ऑफिसर BLO घर घर जाकर नए मतदाताओं का पंजीकरण करेंगे। 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष के होने वाले युवा वोट देने के पात्र होंगे। उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी हो सकती है। पूर्वांचल डिस्कॉम ने घरेलू बिजली दरों में 41% और कमर्शियल दरों में 27% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। अगर ये लागू हुआ तो उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 10 रुपए से 12 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि ये मिशन जल्द ही काम शुरू करेगा। इसका मुख्य लक्ष्य कौशल विकास और भाषा प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को तैयार कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर दिलाना है। सावन और कांवड़ यात्रा के कारण उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। वाराणसी में 14 जुलाई को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं बरेली और बदायूं में सावन भर प्रत्येक शनिवार और सोमवार को 12वीं तक के स्कूल बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। चंदौली के युवाओं के लिए खुशखबरी है। 14 जुलाई को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रेवसा में एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। कौशल विकास मिशन के तहत होने वाले इस मेले में टाटा मोटर्स और SIS सिक्योरिटी जैसी 10 से अधिक कंपनियां नौकरी देंगी। योग्य अभ्यर्थी अपने दस्तावेजों के साथ सुबह 9:30 बजे पहुंच सकते हैं। सहारनपुर में अब कूड़े से ईंधन और खाद बनेगी। नगर निगम और भारत पेट्रोलियम के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत शहर के ठोस अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबल कचरे से CBG कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा।
यह प्लांट 18 महीनों में चालू हो जाएगा और रोज 150 टन कचरे से 5 से 8 टन गैस और 20 टन जैविक खाद का उत्पादन करेगा। नगर निगम की लापरवाही के कारण लखनऊ के ठाकुरगंज में खुले नाले में बहे सुरेश का शव करीब 24 घंटे बाद मिला। बारिश के दौरान लोगों की मदद करते समय सुरेश नाले में गिर गए थे। इस दर्दनाक घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवेदना व्यक्त करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चर्चित पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनके पति आलोक मौर्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुजारा भत्ता मांगा है। हाईकोर्ट ने आलोक की याचिका पर संज्ञान लेते हुए ज्योति मौर्य को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल से प्रदेश की 75 सूखी और उपेक्षित नदियों में फिर से जीवनधारा बहने लगी है। यह अभियान मनरेगा के तहत शुरू किया गया था और अब इसे तकनीकी सहायता के लिए आईआईटी संस्थानों से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य सिर्फ जलधारा बहाल करना नहीं, बल्कि पूरे नदी पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना है। हाथरस जिले को कार्बन क्रेडिट योजना में शामिल किया गया है। किसान अपने खेतों की मेड़ों पर पौधे लगाकर और उनकी देखभाल कर प्रति पेड़ 350 रुपए प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकेंगे। वन विभाग इस योजना के लिए किसानों से संपर्क कर रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना के बढ़ते जलस्तर ने बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। लेटे हनुमान मंदिर तक पानी पहुंचने के कारण संगम के रास्ते डूब गए हैं और प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के सहयोगी दलों ने आरक्षण के मुद्दे को गरमा दिया है। निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने निषाद समुदाय को एससी सूची में शामिल करने की मांग की। वहीं सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर ने ओबीसी उपवर्गीकरण के लिए रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की वकालत की है। सरकार जल्द ही पुराने एसी को बदलने के लिए एक स्कीम शुरू करेगी। इसका मकसद ऊर्जा दक्षता बढ़ाना और बिजली की खपत कम करना है। इस योजना के तहत 10 साल से पुराने एसी को बदलकर नया 5 स्टार एसी लेने पर ग्राहकों को वित्तीय प्रोत्साहन या छूट मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी के स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य कर दी है। नियमित उपस्थिति न दर्ज करने वाले स्कूलों पर सख्ती की जा रही है। परिषद के इस फैसले को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने तुगलकी फरमान बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी के नेतृत्व में राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ है और अब कोई अपराधी सिर उठाकर नहीं चल सकता। उत्तर प्रदेश के 10,827 कम नामांकन वाले प्राथमिक स्कूलों का विलय कर दिया गया है। इन स्कूलों के खाली हुए भवनों में अब आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट किया जाएगा। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने इसके लिए सर्वे शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में मानसून का कहर जारी है, जिससे कई शहरों में सड़कें जलमग्न हैं और नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक सक्रिय मानसून की चेतावनी दी है। वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली सहित कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रेलवे ने सावन में बाबा बैजनाथ धाम देवघर जाने वाले कांवड़ियों के लिए विशेष ट्रेनें शुरू की हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगभग 36 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साथ ही प्रमुख स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव, सुरक्षा, मेडिकल सहायता और सात्विक भोजन की व्यवस्था भी की गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को लखनऊ में एक बैठक की, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पार्टी के काम का जायजा लिया। उन्होंने भाषा को लेकर हो रही हिंसा पर चिंता जताई और केंद्र सरकार से लोगों की सुरक्षा की अपील की। मायावती ने सरकारों से महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर काम करने को भी कहा। गोरखपुर की खोराबार टाउनशिप हाउसिंग परियोजना जल्द ही पूरी होने वाली है। जीडीए इस प्रोजेक्ट के तहत 400 से अधिक परिवारों को घर देने जा रहा है। नवंबर से दिसंबर के बीच मिनी एमआईजी और एलआईजी कैटेगरी के लाभार्थियों को फ्लैट्स का कब्जा मिलेगा।